हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। बट हिंदू मैरिज एक्ट को बेयर एक्ट से पढ़ने से पहले हम सोर्सेज देखेंगे कुछ हिंदू लॉ के। पहले हम उससे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हिंदू मैरिज एक्ट पर बढ़ेंगे। ये कुछ सोर्सेज है हिंदू लॉ के। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू एंशिएंट सोर्स, और एंशिएंट सोर्स में इतने सारे चीजें हैं और मॉडर्न सोर्स में ये तीन चीज है। एंशिएंट सोर्स में सबसे पहले क्या है? श्रुति, जिसको हम वेदास भी कह सकते हैं, स्मृतिज, डाइजेस्ट एंड कॉमेंट्रीज, and then customs. Modern source में equity, justice and good conscience, legislation and precedent. ये आपके मॉडर्न सोर्सेज हैं। सबसे पहले एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे। एंशिएंट सोर्सेज में श्रुति, इट लिटरली मीन्स दैट विच इज हर्ड, जो कि सुना गया। कहाँ से सुना गया? भगवान से सुना गया। द वर्ड श्रुति इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, फ्रॉम द रूट श्रु, which means to hear. The Shrutis consist of 4 Vedas, 4 Vedas है इसमें। ऋग्वेदा, which is the oldest origin and consist of hymns of praise of the natural forces. ठीक है। यजुर्वेदा, it contains ritual and sacrifice मंत्र। यजुर्वेद में जो है कुछ रिचुअल्स बताए गए हैं, और जिसे हम रीति रिवाज कह सकते हैं, और सैक्रिफाइस के मंत्रास बताए गए हैं। सामवेद में contains verses to be chanted by seers, and अथर्ववेद में it is devoted to magic, spells and incarnations. तो ये कुछ चीज थी श्रुति के बारे में। देखो, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ में पूछे जाते हैं। अब हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में हिंदू लॉ सिर्फ आता है, तो वहां पर जो है आपको सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है उनके लिए। फिर स्मृति क्या है? स्मृति लिटरली मीन्स व्हाट इज रिमेम्बर्ड, यानी कि भगवान ने जो कुछ भी कहा, वो जब सेंट्स ने सुना तो उन्हें कितना चीज याद रहा, वो चीज स्मृतिज है। ठीक है। इट कैन बी सेड दैट स्मृतिज आर अ रिटन मेमोर ऑफ द नॉलेज ऑफ द सेजेस, है ना। सेजेस ने जो भी कुछ सुना है भगवानों से, वो चीज उन्होंने लिखा। द स्मृतिज आर बिलीव टू हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिवाइन इंस्पिरेशन, ऊपर से आए हैं, नॉट एज डायरेक्ट वर्ड्स फ्रॉम गॉड। डायरेक्ट वर्ड नहीं है, बट एज repositories of the wisdom and knowledge that sages recalled from their spiritual insights. जो भी कुछ जो है उन्होंने स्पिरिचुअलिटी करके, तपस्या करके, जो भी कुछ उनको समझ में आया, उन्होंने जो लिखा है, वो चीज स्मृति में आती है। स्मृति 2 तरीके की होती है, एक धर्म सूत्र, एक धर्मशास्त्र। धर्म सूत्र मतलब प्रोज स्टाइल, कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेटमेंट, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स है, फॉर्मुलेटिंग ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन सेंस एंड जस्टिस। और धर्मशास्त्र पोएट्री के स्टाइल में लिखी जाती है, कविता के उसमें। इट कंप्राइजेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ कमेंट्रीज एंड ट्रीटीज। द स्मृतिज कंपासेस गाइडेंस ऑन इंडिविजुअल ड्यूटीज, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या एथिकल कंडक्ट होना चाहिए खुद के साथ आपका, टुवर्ड्स एक सामने अपने आप मतलब अपनी फैमिली के साथ कैसा होना चाहिए, एंड एज अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। और अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पे आपका किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ धर्मशास्त्र में बताई गई हैं। These are various स्मृतिज which are the notable ones. कई सारी स्मृतिज हैं, लेकिन जो सबसे पूछी जाती है वो है मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य, नारद स्मृति एंड पराशर स्मृति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद क्या है? एशियन सोर्स में डाइजेस्ट एंड कॉमेंट्रीज, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। फॉलोइंग द स्मृतिज के बाद द नेक्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ हिंदू लॉ involves the creation of commentaries and digest that expounded upon the teachings and principles found in smritis. स्मृतिज में जो कुछ भी पाया गया, उसकी टीचिंग्स, यानी स्मृतिज से हमने क्या सीखा, वो सब आप कह सकते हो कि डाइजेस्ट और कमेंट्रीज में आता है। स्मृति से क्या सीखा, क्या सिद्धांत थे स्मृतिज के, वो सारा डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज में आता है। जो पॉपुलर या प्रिंसिपल जो कमेंट्रीज है वो मिताक्षरा है, और कमेंट्री ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति बाय विजनेश्वरा, ये पूछा जाता है कभी कभी। दयाभागा, इट इज द ट्रीटाइस रिटन बाय जिमुतवाहना विच प्राइमरली फोकसेस ऑन इनहेरिटेंस प्रोसीजर। ठीक है, इनहेरिटेंस यानी कि किस तरीके से इनहेरिट करते हैं, वो सारी चीजों पे बताता है दयाभागा हमें। इन बलवंत राव वर्सेस बाजीराव 1921 द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट कमेंट्रीज डू नॉट एनैक्ट लॉ। प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि कमेंट्रीज से कोई लॉ नहीं बनाया जाता, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है और इंटरप्रेट करता है लॉ को। एंड द एविडेंस एंड आर द एविडेंस, और ये एविडेंस है क्या? कमेंट्रीज एविडेंस है ऑफ कस्टम्स, कस्टम्स की एविडेंस है, जो कुछ भी पहले से चला आ रहा है उसके एविडेंस है। प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन दे वर रिटन, जब वो लिखे गए उस वक्त का, ये सब एविडेंस है, साक्ष्य जिसे हम कहते हैं। फिर कस्टम्स जो लास्ट
ancient source है, that is customs and practices have significantly influenced the development of legal systems around the world. Hindu law as well as places significant emphasis on them. Customs एक बहुत ही important जो है आप कह सकते हो source of law है. Section 3A of HMA mentions it as custom and usage signify any rule which have been बहुत पहले से चला आ रहा है, continuous है, uniformly वैसे ही चला आ रहा है, observed for a long time has obtained the force of law. और समझ लो इतना पुराना कस्टम है, इतना पुराना रिवाज है कि वो चला आ रहा है और उसको एक फोर्स ऑफ लॉ मिल गया, मतलब वो एक लॉ की तरह से हो गया है, ठीक है. अमंग हिंदूज किसी लोकल एरिया में, किसी ट्राइब में, कम्युनिटी में, ग्रुप और फैमिली में, प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रूल है, मतलब कि जो कस्टम वगैरह है वो सर्टेन होना चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए. मतलब अनरीजनेबल का मतलब ये कि ऐसा नहीं हो कि जो आप कह रहे हो कि ये कस्टम शुरू से चला आ रहा है, उसका रीजन क्यों शुरू हुआ था यही आपको उसका कारण ही नहीं पता, तो फिर ये कस्टम नहीं होगा. मतलब कस्टम आप कह रहे हो, आपको जो भी कहना है, बट उसे लॉ जो है वो कस्टम नहीं मानेगा, फोर्स ऑफ लॉ बेसिकली उसे नहीं मिलेगा, ठीक है. और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ अ रूल एप्लीकेबल टू ओनली टू अ फैमिली इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली. अगर कोई रूल जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी फैमिली पर ही एप्लीकेबल हो रहा था, ठीक है, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उस फैमिली ने डिसकंटिन्यू तो नहीं कर दिया उस कस्टम को. अगर डिसकंटिन्यू कर दिया तो फिर वो कस्टम मतलब बेसिकली उसको फोर्स ऑफ लॉ नहीं मिल सकता. ये उन्होंने यहाँ पे बताया. इसेंशियल्स देखो वैलिड कस्टम के, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज लिखने को आता है, तो आपको ये लिखना होगा. सबसे पहले जब आपके पास ये वाला जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है. सेक्शन 3A का रेफरेंस देना, उसके बाद आपको इसेंशियल्स लिखने हैं वैलिड कस्टम के. अब कस्टम एंटिक्विटी होनी चाहिए, एंटीक होना चाहिए, कस्टम मस्ट बी एंशिएंट, पुराना होना चाहिए और इन यूज सिंस द टाइम इमेमोरियल. मतलब कब शुरू हुआ था ये तो नहीं याद है, इमेमोरियल होना चाहिए, सो दैट इट मे बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड बाइंडिंग कस्टम, तो जिसकी वजह से वो एक वैलिड बाइंडिंग कस्टम बन जाए. सर्टेनिटी होनी चाहिए, द कस्टम हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. इट कैन नॉट बी वेग एंड कंफ्यूजिंग. वेग का क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि क्लियर ही नहीं है कि क्या कस्टम है, और कंफ्यूजिंग भी नहीं होना चाहिए, सामने वाला कंफ्यूज ना हो आपकी बात सुन के. रीजनेबल कस्टम शुड बी कंसिडर्ड सफिशिएंटली रीजनेबल एज लॉन्ग एज इट अलाइंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी, ठीक है, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट वेयर इट इज प्रैक्टिस. मतलब सफिशिएंटली रीजनेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो गलत सलत और आप कस्टम के नाम पे कुछ और ही आपका चल रहा है, कुछ इलीगल चल रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, अ कस्टम मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ ऑफ द लैंड. जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अगेंस्ट कस्टम नहीं जा सकता और पब्लिक पॉलिसी को भी अपोज नहीं करना चाहिए. इफ द लॉ मेक्स इट फॉरबिडन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ वैलिड कस्टम. अगर जजमेंट से, प्रिसीडेंस से अगर हमें ये पता चल रहा है, अगर कोर्ट ने किसी कस्टम को कह दिया है कि ये कस्टम मतलब आप वैलिड नहीं है, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वो बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर, अगर लॉ ने उसे फॉरबिडन कह दिया तो. मॉडर्न सोर्सेज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस. इक्विटी इज सिनोनिमस विद इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड कंटेम्परेरी जुडिशियल सिस्टम लार्जली डिपेंड ऑन मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी, मतलब पार्शियल नहीं है, ठीक है. दिस लीगल कॉन्सेप्ट इज फर्मली रूटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस. When the ancient sources do not explain a specific aspect, जब ancient sources एक specific aspect को नहीं explain कर पा रहे, the same is governed, उसको हम govern करते हैं फिर इन principle से. In Gurunath versus Kamlabai, Supreme Court held that in the absence of any existing Hindu law, अगर मान लीजिए कि कोई existing Hindu law नहीं है, तो judges के पास authority है ये decide करने को on the case on the basis of justice, equity and good conscience, ठीक है. इक्विटी का मतलब होता है कि दोनों को इक्वल रख के सोचना है, दोनों पार्टीज है इक्वल रख के दोनों को सोचना है, बेसिकली ये इनके कहने का मतलब है. लेजिस्लेशन एक मॉडर्न सोर्स में आ रहा है. लेजिस्लेशन ऑल्सो नोन एज द कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. प्रायर टू लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट आने से पहले डिफरेंट रूल्स और प्रैक्टिसेस थे जो कि प्रेवलेंट थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे. लेजिस्लेशन बिकम्स अ नेसेसिटी, लेजिस्लेशन एक जरूरत बन गई, नॉट ओनली टू अटेन यूनिफॉर्मिटी. ऐसा नहीं है कि कुछ हिंदू कुछ कर रहे हैं, कुछ हिंदू कुछ कर रहे हैं. लेजिस्लेशन से क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्मली सब एक काम कर रहे हैं, ठीक है. वो हिंदू भी उसी तरीके से गवर्न हो रहे हैं, ये हिंदू भी उसी तरीके से गवर्न हो रहे हैं, बट ऑल्सो टू एब्रोगेट इनह्यूमन एंड इर्रेशनल प्रैक्टिस. सिर्फ यूनिफॉर्मिटी अटेन करना ही लेजिस्लेशन लाने का पर्पस नहीं था, ताकि
हम कुछ चीजों को खत्म कर सके, कुछ जो इनह्यूमन और इरेशनल प्रैक्टिसेस है, जिन प्रैक्टिसेस का कोई मतलब नहीं, मतलब मानवता ही नहीं है जिन प्रैक्टिसेस में, उसको भी खत्म करना लेजिस्लेशन का पर्पस है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आपको पता है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, हिंदू मैरिज एक्ट जो कि आज हम पढ़ेंगे, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एक्सेट्रा। जुडिशियल प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? ये टर्म इतना सिंपल है लेकिन कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब है जो फैसले जुडिशरी ऑलरेडी दे चुकी है वो जुडिशियल प्रेसिडेंट हो जाता है, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट टू फॉर्म एन इनसेपरेबल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, मतलब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। द टर्म प्रेसिडेंट मीन्स द फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ अ हायर कोर्ट। प्रेसिडेंट का मतलब है कि आप फॉलो कर रहे हो डिसीजन एक हायर कोर्ट का, लोअर कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इफ द डिसीजन इन्वॉल्व्स अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर वो डिसीजन में क्या है, इन्वॉल्व है कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। व्हाइल हाई कोर्ट जजमेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। जो भी उनका स्टेट है, जैसे मान लीजिए आपका यूपी है, तो वहां पर जो है जो हाई कोर्ट ने कह दिया वो उस स्टेट पर लागू होगा, ठीक है। अनलेस दे हैव बीन रिवाइज्ड और अमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अगर उसको रिवाइज या अमेंड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो फिर उसको नहीं माना जाएगा, वरना वो एज ए प्रेसिडेंट सेट होता है। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंपॉर्टेंट इशू ऑन व्हिच लेजिस्लेशन इज साइलेंट, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेशन, मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है और हिंदू मैरिज एक्ट में कोई ऐसी चीज है, मान लीजिए कोई विवाद छिड़ गया और हिंदू मैरिज एक्ट में उस बारे में कोई कुछ जिक्र नहीं कर रखा, तो ऐसे में फिर कोर्ट्स डिसाइड करती हैं, कोर्ट्स लाइट उस पर थ्रो करती हैं ऑन सच मैटर्स और लॉ को डिफाइन करती है। कोर्ट्स का काम ही यही है, ठीक है। इन लुहार अमृतलाल नागजी वर्सेस दोषी जयंतीलाल 1960, the Supreme Court has noted that judicial pronouncement have become an integral component of Hindu law, effectively altering and enhancing the original Hindu legal framework. ये जो judicial precedent का काम है, ये बेसिकली एक इंटीग्रल कंपोनेंट तो बन ही गया हिंदू लॉ का, साथ ही साथ ये इफेक्टिव तरीके से ऑल्टर भी कर रहा है, जहां जहां जरूरत है हिंदू लॉ को थोड़ा सा बदलने की वो भी कर रहा है, और जो है उसका जो ओरिजिनल हिंदू लीगल फ्रेमवर्क है उसको भी थोड़ा सा एनहांस कर रहा है। दस इवॉल्विंग, विकसित हो रहे हैं इनटू सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ कंटेम्प्रेरी हिंदू लॉ। तो ये था हमारा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जो कि आपको कुछ पता हो ना हो ये आपको याद होना चाहिए। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दे रही हूँ, वहां से आप ये पीडीएफ उठा सकते हैं, मेरे ही नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और उसमें आपको लॉ इंटेलेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, मेरा ही नाम है, ठीक है। यहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। अब हम आते हैं पीडीएफ पर, यानी कि अपने हिंदू मैरिज एक्ट पर कि बेयर एक्ट पर। अब देखो यहाँ पर कुछ सेक्शंस का अरेंजमेंट हमें बता रखा है, इंडेक्स वगैरह है, तो ये आप अपने आप से देख सकते हैं क्या है इंडेक्स में, सब कुछ आज हम देखेंगे क्या है एक्शन में हिंदू मैरिज एक्ट में। देखा जाए तो वैसे तो टोटल 30 सेक्शंस है, लेकिन 30 रिपील्ड है तो उसको हमें पढ़ना नहीं है। अब जो है सबसे पहली बात जो याद रखने वाली होती है किसी भी एक्ट में, वो होती है आपकी असेंट डेट, जो कि 18 मई 1955 है। एक्ट नंबर है 25। क्यों ये एक्ट लाया गया? ना एक्ट प्रियम्बल क्या है, ना एक्ट टू अमेंड करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए जो भी मैरिज से रिलेटेड लॉ थे हिंदूज में। कोडिफाई करने का मतलब होता है कि एक रिटन टेक्स्ट में उसको लिख के देना, ठीक। प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, 1 मिनट। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, और ये चीज अब रिमूव कर दी गई है, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो एंड अप्लाइज टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज, ठीक है। तो जो डोमिसाइल्ड है उस टेरिटरी में भी जहां पर ये एक्ट एक्सटेंड कर रहा है, जो कि बाहर की टेरिटरी, मान लीजिए जैसे कोई अगर हिंदू है और वो लंदन में रह रहा है, तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा, इनके कहने का ये मतलब है, ठीक है। एप्लीकेशन इस एक्ट का मतलब हिंदूज कौन कौन होते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये बताया है कि हु इज अ हिंदू, हु इज अ हिंदू, और ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, और आपसे पता होगा हिंदू कौन है। This act applies to any person who is a Hindu by religion in any of its form or developments, including a Veerashaiv, a Lingayat, or a follower of Brahmo, Prarthana, or Arya Samaj. To any person who is a Buddhist, Jain, or Sikh by religion, and to any person domiciled in the territories
टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, जहां पर ये एक्ट एक्सटेंड कर रहा है, जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, अनलेस इट इज प्रूव दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। हाँ, अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं हो रहा या इनके किसी कस्टम या यूसेज से गवर्न नहीं हो रहा, तो फिर उसमें हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा, नहीं तो वैसे अप्लाई होगा, चाहे भले ही वो यहाँ पर ना रह रहा हो। एक्सप्लेनेशन सेज द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन एज द केस में बी। ये सारे भी जो है होते हैं। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, जिनके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्धिस्ट है, सिख है या जैन है, वो हिंदू कहलाएंगे। एनी चाइल्ड, वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, उनमें से किसी एक भी इन लोगों में कोई भी अगर एक मतलब पेरेंट्स में कोई एक भी पेरेंट अगर हिंदू है तो भी वो हिंदू कहलाएगा, बच्चा हिंदू कहलाएगा बेसिकली। उस पेरेंट्स से हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, और जो उसका जो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हिंदू फादर है और आपके मुस्लिम मदर है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इन्होंने कहा कि एक पेरेंट अगर हिंदू है तो वो हिंदू कहलाएगा। अगर हम ऐसे देखें तो हाँ बच्चा हिंदू कहलाएगा, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन और ऐड करी, उसको ब्रॉट अप किया जाए उस तरीके से। अगर उसकी जो परवरिश है अगर एक हिंदू उसमें हुई है तो वो हिंदू कहलाएगा वो बच्चा, और अगर मुस्लिम की तरीके से हुई है तो वो मुस्लिम कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रीकन्वर्ट टू द हिंदू, मान लीजिए इस मुस्लिम था, उसने खुद को अगर हिंदू में कन्वर्ट कर लिया तो वो हिंदू हो जाएगा। या फिर रीकन्वर्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए कि हिंदू था, ठीक है, नहीं एक सेकेंड, मैंने आपको अभी क्या बताया कि मुस्लिम था, उसने अपने आप को हिंदू में कन्वर्ट कर लिया तो वो हिंदू कहलाएगा। रिकन्वर्ट भी अगर वो हुआ है, मान लीजिए कि वो हिंदू था लेकिन उसने खुद को मुस्लिम में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसको लगा कि नहीं मुझे जो है हिंदू मतलब मैं हिंदू ही ठीक था, तो वो हिंदू में खुद को अगर रिकन्वर्ट कर ले रहा है, ये तो कन्वर्जन हो गया, ये रिकन्वर्ट हो गया, ये रिकन्वर्ट अगर उसने करा है तो भी वो हिंदू ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि रिकन्वर्ट कर लेगा वो हिंदू ही कहलाएगा, दोबारा भी अगर उसने किया तो वो हिंदू ही कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें जो भी कुछ लिखा है उसको मतलब नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक्ट में कुछ भी लिखा है वो शेड्यूल्ड ट्राइब को अप्लाई नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 366 में क्लॉज 25 में जिसका मीनिंग बता रखा है शेड्यूल्ड ट्राइब का, वहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट इंक्लूडेड अ पर्सन who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section। छोड़ दो इसको, ये देखो सबसेक्शन 2 आपको बस समझ में आना चाहिए, बस इतना ही आपको जो है यहाँ तक इसमें जानना है। सबसेक्शन 3 देखिए, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। मैंने आपको कस्टम यूसेज की डेफिनेशन पहले ही बता दी, तो मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है, एज इट इज आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। 3B में आपको डिस्ट्रिक्ट कोड, जनरली क्या होता है कि सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती हैं, यहाँ पर सेक्शन 2 में एप्लीकेशन बता दिया एक्ट का और सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोड के बारे में बताया हुआ है, मींस इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज अ सिटी सिविल कोड, दैट कोड, एंड इन एनी अदर एरिया द प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जहां पर प्रिंसिपल सिविल कोड है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, and includes any other civil code which may be specified by the state government, जो state government specify करेगी नोटिफिकेशन निकाल करके ऑफिशियल गैजेट में, उसको हम लोग मान लेंगे डिस्ट्रिक्ट कोड, ठीक है। फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड क्या होता है कि दो पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर से डिसेंडेंट है, ठीक है, बाय द सेम वाइफ, वाइफ एक ही है, एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ। वाइफ एक है तो फिर जो है वो फुल ब्लड हो जाएगा, और अगर हाफ ब्लड हम कह रहे हैं तो डिफरेंट वाइफ हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर डिफरेंट वाइफ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सेम वाइफ के लिए कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम अ सेम वाइफ है तो फुल ब्लड है, हाफ ब्लड अगर है तो डिफरेंट वाइफ है, ठीक। अब देखो यूटेराइन ब्लड क्या होता है। टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। बात को यहां पर समझिएगा, यूटेराइन ब्लड क्या है। मान लीजिए ये फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है, पहले इनकी शादी इनसे हुई लेकिन बाद में इनकी डेथ हो गई, कोई बच्चा एक्स हो गया था, फिर उसके बाद इन्होंने किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली, तो और इनके साथ जो इनका बच्चा हुआ वो हुआ वाई। तो ये जो एक्स और वाई है यूटेराइन ब्लड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मदर से कनेक्टेड है।
यूटेरस से आप याद रख सकते हैं, यूटेरस से याद रख सकते हैं। यूटेराइन ब्लड में जो हस्बैंड डिफरेंट हो जाते हैं लेकिन वाइफ एक ही रहती है, मतलब कि कॉमन एंसेस्टर्स होती है, तो यहाँ पे कॉमन है ये। फुल ब्लड का यहाँ पर क्या मतलब है? फुल ब्लड का यहाँ पर मतलब ये है, सेम वाइफ का मतलब बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है, फुल ब्लड वो होता है जैसे कि सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, रियल ब्रदर और सिस्टर जो होते हैं वो फुल ब्लड होते हैं। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि हाफ ब्लड क्या होता है, ये तो फुल ब्लड की बात हुई, हाफ ब्लड क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि मदर सेम है मान लीजिए, लेकिन फादर डिफरेंट है, तो ये हाफ ब्लड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मदर सेम है लेकिन फादर डिफरेंट है तो वो हाफ ब्लड हो जाएगा, जिसे सौतेला भी कहा जाता है वो, ठीक। अब ई में प्रिस्क्राइब के बारे में बता रखा है, तो इसमें कुछ ऐसा बताने वाली चीज है नहीं। एफ में आपको बता रखा है सापेंडा रिलेशनशिप के बारे में, तो विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर, यानी मदर के लिए यहाँ पर 3 जनरेशन तक ऊपर जाओगे जब आप, ठीक है। एंड फादर के लिए 5th जनरेशन तक, ये याद रखना है आपको, फादर के लिए 5th जनरेशन तक इन द लाइन ऑफ एसेंट, सीधी लाइन में जब आप जाओगे तो 5 जनरेशन तक, फादर की 5 जनरेशन तक शादी नहीं हो सकती, और मदर के लिए 1 2 3 जनरेशन तक शादी नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए मदर है तो 1 2 3, इनकी 3 जनरेशन तक शादी नहीं हो सकती, ठीक है। घर में ही, मतलब आप जैसे मान लीजिए घर में ही आप शादी नहीं कर सकते यहाँ 3 जनरेशन तक, और फादर के लिए क्या है कि 5 जनरेशन तक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। फिर 2 persons are said to be sapendas of each other, कब हम कहेंगे कि सापेंडा है एक दूसरे के? if one is a lineal ascendant of the other within the limits of sapenda relationship, or if they have a common lineal ascendant, अगर common lineal ascendant है who is within the limits of sapenda relationship with reference to each of them। फिर degrees of prohibited, जैसे मान लीजिए मदर की, इन मदर की जिनकी हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो डॉटर है वो अपने मदर के 3 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकती, 1 2 3, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है, ये मना किया हुआ है। अपने सेम सापेंडा में आप शादी नहीं कर सकती। सेम वो जो बेटी है वो फादर के 5 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकती, बेटी बेटा कोई भी हो शादी नहीं हो सकती, ठीक। अब डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप 2G में दे रखा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सापेंडा डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कह रहा है 2 persons are said to be within the degrees of prohibited relationship, कब कहा जाएगा? जब एक लीनियर असेंडेंट है दूसरे का, if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other, or if one was the wife of the brother की wife, या फिर or of the father's or mother's brother, or of the grandfather's or grandmother's brother of the other, ये सब अगर है तो यहाँ पर भी जो है शादी नहीं हो सकती। या फिर if 2 are brother and sister, अंकल या नीस है, मामा भांजे वगैरह कह सकते हो, आंट एंड नेफ्यू है, ठीक है, चाचा भतीजा जो होता है, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर के बच्चे, ठीक, और ऑफ 2 brothers और ऑफ 2 sisters, तो इन सब के बीच में शादी नहीं हो सकती। जैसे कि ब्रदर की वाइफ हो गई, फादर की वाइफ मतलब मम्मी से शादी नहीं हो सकती, ये सारी चीजें ये यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। मामी से शादी नहीं हो सकती, ये सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉजेस F and G, रिलेशनशिप इंक्लूड्स, रिलेशनशिप में सब लोग आ रहे हैं। रिलेशनशिप में आप ये नहीं कह सकते कि वो सौतेला है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। रिलेशनशिप बाय हाफ और यूटेरिन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड, ये भी रिलेशनशिप में आ रहा है। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, लेजिटिमेट दोनों आ रहे हैं। रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड, सब कुछ आ रहा है, अडॉप्शन की तरह किया गया हो या आपका ब्लड रिलेशन हो, सब कुछ आएगा। एंड ऑल टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन दोज क्लॉजेस शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस एक्ट का, बस इसमें याद रखो सेक्शन 4 में ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रखा है। अब हम आते हैं मेन उस पे, जो है हिंदू मैरिजेस में कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज है क्या? मैरिज में भी सोलेमनाइज्ड, कब हम कहेंगे कि पूरी हुई है शादी बिटवीन एनी 2 हिंदूज ये तो फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, कब हम बोलेंगे? नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, ऐसा नहीं है कि आपका जो है हस्बैंड या वाइफ कोई जिंदा था उसके बाद आपने दोबारा दूसरी शादी कर ली, तो ये एक नल एंड वॉइड चीज हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि आपका देखना होगा दोनों पार्टीज का कोई स्पाउस लिविंग ना हो, और एट द टाइम ऑफ द मैरिज नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी ऐसी ना हो जो वैलिड कंसेंट ना दे पाए। भाई मैरिज के लिए वैलिड कंसेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए शादी करने की, ठीक है। दो केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, भले केपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर, कोई मेंटल डिसऑर्डर है ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट कि मतलब इतनी
उस एक्सटेंट तक उनको जो है दिक्कत है दिमाग में कि वो अनफिट है मैरिज करने के लिए, और चिल्ड्रन का प्रोक्रिएशन भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी, इसको हटा दिया गया है। एक सेकेंड, लेट मी सी, आई थिंक इसको हटा दिया गया है। ओके ओके, नहीं, ये है रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी अगर आ रहे हैं तो वहां पर भी जो है शादी का कोई मतलब नहीं बनता। फिर उसके बाद क्या है, क्लॉज 3, द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। भाई लड़के के लिए जो उम्र है शादी की वो 21 साल है और ब्राइड के लिए 18 साल है। फिर उसके बाद द पार्टीज आर नॉट विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हम लोगों ने कहाँ में पढ़ा, 3F में, ये आपको याद रखना है। सॉरी 3G में और 3F में हम लोगों ने सापेंडा रिलेशनशिप पढ़ा है, तो ये आपको याद रखना है कि 3G में हम लोगों ने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पढ़ा है। हाँ देखो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में पार्टीज ना हो, पार्टीज अगर हैं बेसिकली तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कहीं कहीं कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जहां पर शादी हो जाती है। तो अगर आपके कस्टम्स में वैसा है, कस्टमर यूसेजेस में वैसा बताया गया तो शादी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ठीक है, और पार्टीज जो है एक दूसरे के सापेंडा नहीं होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने 3F में पढ़ा, टू ईच अदर। और इसमें भी वही है कि अगर कस्टमर यूसेज ने मतलब परमिट करता है अगर आपका कस्टम, तो फिर आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। 6 ओमिटेड है। 7 में सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में बता रखा है। तो हिंदू मैरिज जो है सोलनाइज करी जाती है विद कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी, जो भी कुछ आपके यहाँ होता है उस तरीके से। व्हेन वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड्स सप्तपति। सप्तपति का मतलब होता है 7 फेरे, 7 स्टेप्स लिखा हुआ है यहाँ पर, 7 स्टेप्स। ठीक है, बाय द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सीक्रेट फायर जो घूमते हैं। द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। कहीं कहीं 4 फेरे भी लिए जाते हैं और 7, वैसे बेसिकली हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि 7 फेरे, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि जो 4 फेरे लिए जाते हैं वो गलत, तो शादी पूरी नहीं मानी जाती, ऐसा कुछ नहीं होता, वो कस्टम्स पर होता है। ठीक है, कहीं कहीं जहाँ 4 फेरे लिए जाते हैं वो कस्टम्स और यूसेजेस की वजह से वो एक फोर्स ऑफ लॉ में आ चुका है। ठीक है, बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन, तो जब 7वां स्टेप लिया जाता है तो मानते हैं कि ये बाइंडिंग हो गया। अब 8 में रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस है, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं अभी। ठीक है, सबसेक्शन 1 से फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है मैरिज को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, ये बस इसमें से इतना ही बताया हुआ है। सबसेक्शन 2 में ये कह रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज of opinion that it is necessary and expedient, जरूरी है ऐसा करना, provide that the entering of the particulars referred to in subsection 1 shall be compulsory। अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने जहां पर रह रहे हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को कंपलसरी बना दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा, और जिसने नहीं कराया उसको 25 रुपए का फाइन है। पुराना एक्ट है ना, इस वजह से इतना ही फाइन है यहाँ पर। अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया तो 25 रुपए का फाइन है, ये याद रखना यहाँ पर। बाकी और यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसेक्शन 4 आप देख सकते हो, द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल बी एट ऑल टाइम्स बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। ये जो रजिस्टर जहाँ पर सारी चीजें रजिस्ट्रेशन हुआ है ये ओपन होना चाहिए, एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस, और ये एज एन एविडेंस एडमिसिबल होगा ऑफ द स्टेटमेंट देयरइन कंटेन्ड एंड सर्टिफाइड एज देयर फ्रॉम शैल ऑन एप्लीकेशन बी गिवन बाय द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार देंगे ऑन पेमेंट टू हिम। भाई आपको कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो अगर आप पैसे का पेमेंट कर देते हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। फिर सबसेक्शन 5 में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी इफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। कह रहा है सेक्शन में कोई कुछ भी लिखा है वैसे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने यहाँ पे साफ कह दिया कि आप मतलब मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया, आप अगर आपने ओमिट कर दिया तो इसका ये मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपका मैरिज रजिस्टर में नाम नहीं लिखा है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपकी शादी नहीं हुई है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यही लिखा हुआ है कि वैलिडिटी पर कोई आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। पहले तो कॉन्जुगल राइट्स क्या होती है, रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इसको समझो। रेस्टिट्यूशन का मतलब सिंपल मतलब होता है रिस्टोर कर देना, रिस्टोरेशन आपकी राइट्स का। रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स मैरिज रिलेटेड राइट्स होती हैं। जब एक हस्बैंड और वाइफ यानी कि जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो कुछ राइट्स उनमें खुद ही इनहेरेंट आ जाती हैं शादी होते ही। क्या वो राइट्स हैं कि वो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, चाहे वो आप फिजिकल इंटीमेसी की बात कर लीजिए चाहे आप मेंटल इंटीमेसी की बात कर लीजिए। बेसिकली यहाँ पर इनके कहने का ये मतलब है कि कॉन्जुगल राइट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो ईदर ऑफ द स्पाउस, कोई भी जाकर के कोर्ट में रेस्टिट्यूशन के लिए मांग कर सकता है कि हमारी जो है वो कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टोर किया जाए। अच्छा, आप अगर मतलब शादी हुई अगर आपकी तो आप एज अ पार्टनर रह रहे हैं साथ में, एज स्पाउस रह रहे हैं साथ में, एज हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, और ऐसे नहीं रह रहे कि आप पीजी में रह रहे हैं। ठीक है,
जो भी कुछ काम होता है, जैसे मान लीजिए लड़की है तो वो 1 साल जा करके शादी के बाद मायके में बैठी है बिना किसी रीजन के, तो ये इसी बात पर हस्बैंड जो है केस करके ये कह सकते हैं कि हमें जो है मेरा रेस्टिट्यूशन कराइए कॉन्जुगल राइट्स का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बस इतना सा ही टर्म आपको ये समझना था। अब देखो, व्हेन ईदर द हस्बैंड और वाइफ को कुछ भी विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं दिया, विड्रॉ कर लिया सोसाइटी से, हस्बैंड और वाइफ की तरह रह ही नहीं रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया बीवी जाकर के मायके में बैठी है 1 साल से, तो अग्रीव्ड पार्टी, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, मे अप्लाई बाय पिटिशन लगा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेस्टिट्यूट कराने के लिए फॉर कॉन्जुगल राइट्स एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि भाई सच बोल रहा है, ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटिशन एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, और कोई ऐसा लीगल ग्राउंड भी नहीं बन रहा कोर्ट के पास कि क्यों हम इसकी एप्लीकेशन को ग्रांट ना करें, तो वहां पर मेड डिक्री, तो वो डिक्री पारित कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का अकॉर्डिंगली। Explanation says where a question arises whether there has been a reasonable excuse for withdrawal from the society, अगर जहां ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था सोसाइटी से विड्रॉ करने का, तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन जिसने सोसाइटी से विड्रॉ किया है। मान लीजिए बीवी जाकर के मायके में 1 साल बैठी थी, तो उसे बताना पड़ेगा कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने सोसाइटी से विड्रॉ किया, क्यों वो जो है ससुराल से भाग करके वहां गई थी। अब 10 में जो है जुडिशियल सेपरेशन होता है, ये डिवोर्स नहीं होता है, जुडिशियल सेपरेशन टेम्पररी सस्पेंशन होता है। ठीक है, टेम्पररी सस्पेंशन होता है कि भाई कुछ समय जो है एक दूसरे से अलग रह के देख लो, कहते हैं ना कि थोड़ा सा दूर रहने से, स्पेस देने से प्यार बढ़ता है, तो वही वाली चीज है यहाँ पर, टेम्पररी सस्पेंड किया जाता है दोनों लोगों को कि कुछ दिन 1 साल एक दूसरे से अलग रह लो, और हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि पूरा 1 साल का टाइम लगा करके अलग रहना ही है, अगर तुमको एक दिन में अकल आ गई तो तुम वापस आ सकते हो। तो जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से पहले का एक स्टेप है। ठीक है, पहले जुडिशियल सेपरेशन है, फिर उसके बाद डिवोर्स है। देखो, ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मैरिज 1955 के पहले हुई या उसके बाद में हुई, वो एक पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हैं प्रेइंग फॉर अ डिक्री, कि हमें डिक्री दे दीजिए जुडिशियल सेपरेशन की, on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13, डिवोर्स के बारे में जहाँ बता रखा है, and in case the wife also on any of the grounds specified in subsection 2, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 का भी ग्राउंड्स हो सकते हैं, अगर वाइफ के केस में सबसेक्शन 2 का भी ग्राउंड्स हो सकते हैं, एज ग्राउंड ऑन विच अ पिटिशन फॉर डिवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड, जिसके ग्राउंड्स पर हम डिवोर्स की भी पिटिशन ला सकते थे। वेयर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड, जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ गई है, इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट, तो वहां पर फिर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट को कोहैबिट करने की जरूरत नहीं है, साथ में रहने की जरूरत नहीं है अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ गई है। बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय पिटिशन ऑफ ईदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटिशन रेस्काइंड द डिक्री इफ इट कंसिडर्स एंड रीजनेबल टू डू सो। लेकिन कोर्ट अगर पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने अगर एप्लीकेशन लगा दी है, भाई उनको मान लीजिए दो दिन में ही अगर वाइफ को अकल आ गई, जो 1 साल से मायके में जाकर के बैठी थी, 2 दिन में ही अगर वाइफ को अकल आ गई है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उनका जुडिशियल सेपरेशन का जो डिक्री आया था, पारित की गई थी, वो कैंसिल कर दी जाएगी। बस इतनी सी बात यहाँ पर बता रखी। अब नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, तो सेक्शन नंबर 11 में वॉइड मैरिज इसके बारे में बता रखा है, तो एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड होगी ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयर टू अगेंस्ट द अदर पार्टी बी सो डिक्लेयर्ड बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी इफ इट कॉन्ट्रवीन्स एनी ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस 1, 4, 5 ऑफ सेक्शन 5। अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया है, क्या कॉन्ट्रवीन किया है, 1, 4, 5, 1, 4, 5 अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया है सेक्शन नंबर 5 का, यानी कि ये बाइगैमी करी है, ठीक, 4 and 5, तो आपकी मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी, आपकी मैरिज का एकदम जीरो इफेक्ट होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, वो यहाँ पर बता रखा है 1, 4, 5। अब क्या कह रहे हैं, वॉइडेबल मैरिजेस, सो एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर, भले पहले हुई हो या बाद में हुई हो, शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी अनल्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, वॉइडेबल होंगी और उसको अनल किया जा सकता है, यानी कैंसिल किया जा सकता है नलिटी की डिग्री ला करके इन फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। कौन सा, दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग द इम्पोर्टेंस नहीं है, इंपोर्टेंस होगा, इंपोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, इंपोर्टेंसी के ग्राउंड पर, इंपोर्टेंसी के ग्राउंड पर मैरिज को
वॉइडेबल एक पार्टी के ऑप्शन पर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है तो वाइफ अगर चाहे तो उस जो है रिश्ते को आगे चला भी सकती है या नहीं भी चला सकती, वॉइडेबल होता है उसके ऑप्शन पर, ठीक है। फिर दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2। क्लॉज 2 के कॉन्ट्रावेंशन में अगर है, क्लॉज 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, हाँ कंसेंट वाली जो बात थी, ओके ओके, अनसाउंड माइंड वाली चीज है यहाँ पर। अगर अनसाउंड माइंड का कुछ सिस्टम है तो यहाँ पर भी वॉइडेबल होगा ये मैरिज वॉइडेबल होगी। अपना देख लेंगे वो लोग कि उन्हें शादी आगे चलानी है कि नहीं चलानी है। दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इन द मैरिज ऑफ पिटिशनर फोर्स से ऑब्टेन किया गया था। यहाँ पर आप कोर्शन समझ सकते हो। तो उसके लिए भी मान लीजिए जबरदस्ती किसी की बंदूक की नोक पे शादी करा दी गई, तो जिसकी खोपड़ी में रख के शादी कराई गई थी उसके लिए जो है मैरिज वॉइडेबल आप कर सकते हो, चाहे तो वो मतलब रहना चाहे उस रिश्ते में तो रहे, ना रहना चाहे ना रहे। दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, यानी कि प्री प्रेगनेंसी थी, यहाँ पर प्री प्रेगनेंसी थी। वाइफ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर वाइफ, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो महिला के बारे में बात करेंगे। वाइफ अगर शादी जब उसकी हुई तो वो पहले से ही किसी और से प्रेग्नेंट थी, तो ये भी एक जो है वो हो जाता है आपका अवॉइडेबल मैरिज के लिए, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नो पिटिशन फॉर annulling a marriage on the ground specified in clause C shall be entertained if the petition, ये जो clause C में ये बता रखा है ना कोर्जन वाला, कह रहे हैं कि हम अब जो है कोर्जन का आप पिटिशन कैंसिल करने का नहीं ला सकते हो। पहली चीज, द पिटिशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर। भाई तुमको 1 जून जो है 2023 को पता चला कि आपका जो सामने वाला बंदा है उसका, क्या हम लोग पढ़ रहे थे सब सेक्शन 1 में, हाँ कोर्जन, पता क्या चला मतलब कि आपकी जो है बंदूक की नोक पे शादी हुई, तो 1 जून 2023 से लेकर के आपके पास टाइम है 31 मई 2024 तक, 1 साल का टाइम है। 1 साल के अंदर अंदर आपने कोई पिटिशन नहीं लगाई उसको मैरिज को वॉइड करने के लिए, और उसके बाद आप आ रहे हो, नहीं 1 साल का टाइम है, 1 साल में जो है आप ऐसा कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। जब आपका ये फ्रॉड डिस्कवर हुआ है, तब the petitioner has with his or her full consent lived with the other party to the marriage as husband or wife after the force has ceased to operate or as the case may be the fraud has been discovered। और फिर या फिर पहले तो ये बात हो गई कि आप नहीं ला सकते पिटिशन। दूसरी बात ये है कि आप जब शादी हो जाने के बाद आपने कहा कि चलो ठीक है अब बस इन्हीं के साथ रहना है जीवन भर, तो अगर आपने ऐसा फुल कंसेंट देकर के आप रहने लगे हो तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप पिटिशन नहीं ला सकते हो मैरिज को कैंसिल करने के लिए। फिर क्लॉज डी सबसेक्शन 1 में क्या बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी वाला सीन। ये देखो, on the ground specified in clause D of subsection 1 shall be entertained unless the court is satisfied that the petitioner was at the time। हम तब तक ये प्रेगनेंसी वाली बात एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक कि क्या, that the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the, जो पिटिशनर है यानी कि हस्बैंड को पहले से ना पता हो कि वाइफ की प्रेग्नेंट थी, शादी के समय उसको ये बात नहीं पता थी बेसिकली, तब तो जो है हम इस फैक्ट को एंटरटेन करेंगे। दूसरी बात, दैट द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ अ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट एंड इन द केस ऑफ मैरिजेस सोलेमनाइज्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। पहली बात तो क्या कह रहा है, द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ अ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मान लीजिए कि शादी पहले हो गई थी अगर आपकी, तो जब 1955 में ये एक्ट आया, शादी आपकी पहले हो गई थी, पता चला कि बीवी किसी और से अगर प्रेग्नेंट है, तो 1955 में जब ये एक्ट आया तो 1956 तक आपको पिटिशन लगानी पड़ेगी मैरिज को अनल कराने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कह रहा है कि जहां पर मैरिज सोलेमनाइज हुई है इस एक्ट के आने के बाद, जैसे मान लीजिए 1957 में मान लीजिए अगर आपकी शादी हुई फॉर एग्जाम्पल, तो 1 साल के अंदर अंदर 1958 तक का टाइम है आपके पास, आप जो है पिटिशन लगा सकते हो उसको अनल करने के लिए। एंड देन ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, एंड दैट मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड ग्राउंड। कह रहा है कि जिस दिन से हस्बैंड को पता चला कि उसकी वाइफ जो है उस पहले से ही प्री प्रेगनेंसी है उसकी, तो उस दिन से लेकर के उस दिन से उसने कुछ भी उसके साथ फिजिकली इंटीमेट वो ना हुआ हो, तब तो जो है आप एनलिंग के लिए मतलब मैरिज को अनल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए लगा सकते हो पिटिशन, नहीं तो नहीं लगा सकते, कोई इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं 13 डिवोर्स पे। तो ये अब क्या है, ये परमानेंटली जो है रिश्ता खत्म हो जाता है डिवोर्स पे।
अब any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act on a petition presented either by husband or wife be dissolved by a decree, dissolve किया जा सकता है divorce की decree से on the ground that the other party, क्या other party has after the solemnization of marriage had voluntarily sexual intercourse with any other person, यानी कि adultery किया, शादी के बाद किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो ये अडल्ट्री में आ जाएगा। सबसे पहला ग्राउंड तो ये। दूसरा ग्राउंड क्या है, हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूलिटी, क्रूलिटी हुआ है दूसरे के साथ, हैज डेजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड फॉर नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, छोड़ करके कोई चला गया है, चाहे हस्बैंड चला गया हो चाहे वाइफ चली गई हो, 1 साल 1.5 साल के लिए उसको जो है छोड़ के चला गया है, कम से कम जो है 2 साल तक का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, या फिर हिंदू नहीं है वो, has ceased to be a Hindu by conversion to another religion। इस पे लिली थॉमस का केस है, आपका सरला मुद्गल का केस है। केसेस भी मैं जो है हिंदू मैरिज एक्ट के आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, ठीक है। कुछ 7-8 केसेस है जो मैं डिस्कस करने, सरला मुद्गल का केस है एंड यहाँ पर लिली थॉमस का केस है। बेसिकली दोनों में यही बोला गया था, कन्वर्जन का ही केस है, ठीक है, लिली थॉमस का। अभी क्या है, हैज बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है जिसका कोई क्योर नहीं है, मतलब कि वो अनसाउंड माइंड है, उसको कोई इलाज भी नहीं हो सकता, इनक्यूरेबल है वो चीज, एंड और हैज बीन सफरिंग कॉन्टिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर, घंटे घंटे में कॉन्टिन्यूसली, या तो वो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है या फिर इंटरमिटेंटली हो रहा है, कुछ घंटों में हो ही रहा है ऐसा, ठीक है। ऑफ सच ए काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट, इस तरीके का है और इस एक्सटेंट तक है दैट पिटिशनर कैन नॉट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लिव, और इस एक्सटेंट तक का है कि आप रिस्पॉन्ड, जो आपका पिटिशनर है बेसिकली, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला बंदा उसके साथ रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पर जो है मेंटल डिसऑर्डर के बारे में कुछ चीजें बताई हुई, कुछ मेंटल टर्म्स से कह रही, कुछ मेडिकल टर्म्स है, मींस मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है माइंड का, साइकोपैथिक डिसऑर्डर है, और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड इंक्लूड शिजोफ्रेनिया भी है, ठीक। द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर, ये एक परसिस्टेंट डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी ऑफ माइंड है, विच results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, दूसरी पार्टी के पार्ट पर, and whether or not it requires or is susceptible to the medical treatment। लेप्रोसी भी था पहले यहाँ पर अब नहीं है, ठीक है, तो वो याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं क्या नहीं है, तो लेप्रोसी नहीं है, ठीक है। Has been suffering from venereal disease in a communicable form, ऐसा है कि कुछ ऐसे communicable disease है, ठीक है, तो वहां पर भी डिवोर्स हो सकता है। Has been now, मतलब सन्यासी बन गए हैं, by entering any religious order, सन्यासी बन गए, छोड़ के चले गए पहाड़ों पर, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का। Has not been heard or of as being alive for a period of 7 years, 7 साल तक वो उनको सुना ही नहीं गया, पता ही नहीं कहाँ चलेगा 7 साल तक अगर नहीं सुना गया है, ठीक है। और मोर बाय दोज पर्सन, 7 साल या 7 साल से ज्यादा तक नहीं सुना गया है, बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट, भाई उनके माता पिता को ही नहीं पता 7 साल 8 साल से कोई गायब है, उनको खुद को भी नेचुरली, तो भाई सबसे पहले कौन होता है, माता पिता ही होते हैं, उन्हीं को पता होता है उनका बच्चा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उनके माता पिता तक को नहीं पता, घर वालों में से किसी को कुछ नहीं पता, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का, 7 साल या 7 साल से ज्यादा तक अगर वो बंदा गायब है तो, या बंदी गायब है तो, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि इन दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन डेजर्शन मींस द डेजर्शन ऑफ द पिटिशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, एंड विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ द सच पार्टी, and includes the willful neglect of the petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variations and cognate expression shall be construed accordingly। इससे पूछा नहीं जाता, ये देखो 1A, either party to a marriage whether solemnized before or after the commencement of this act may also present a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce on the ground, क्या ग्राउंड हो सकता है, that there has been no resumption, दोनों में से कोई भी पार्टी कह सकते हैं कि कोई रिजम्पशन नहीं हुआ, कोहैबिटेशन एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल तक कोई रिजम्पशन नहीं हुआ कोहैबिटेशन का, और अपवर्ड्स आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री, भाई जुडिशियल सेपरेशन दिया गया, मैंने आपको बताया ना जुडिशियल सेपरेशन के बाद 1 साल का टाइम देते हैं, 1 साल तक कोई रिज्यूम हो ही नहीं रहा है लोगों के बीच में, वापस आना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर ऐसे में जो है डिवोर्स हो जाता है, या फिर और देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ही नहीं हो रहा कॉन्जुगल राइट्स का, ये भी 1 साल तक का समय, और ऑफकोर्स जब डिक्री पास हो गई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इन प्रोसीडिंग टू विच दे वर पार्टीज। तो ये 2 चीजें हम लोगों ने क्या पढ़ी, हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित हुई है, 1 साल तक इन दोनों के बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, आपस में मिले नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो
डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पारित करी गई थी, उसमें भी 1 साल का समय दिया गया कि आप भाई आपस में सुलह कर लीजिए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बेसिकली दोनों चीजें क्यों करी जाती है, जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इस वजह से किया जाता है ताकि रिश्ते को बचाया जा सके, और कोर्ट जो है यही कोशिश करती है कि रिश्ते को बचाया जा सके। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी किया जाता है। अब देखिए सबसेक्शन 2 में, वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। वाइफ जो है, ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स है जहां पर वाइफ ही जो है पिटिशन प्रेजेंट कर सकती है बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड इन केस ऑफ एनी मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन, दोबारा से शादी कर ली है, बाइगैमस मैरिज हो गया। ठीक, प्रोवाइडेड दैट इन द ईदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। ठीक है, यहाँ पर जो है जो अदर वाइफ है वो अलाइव होनी चाहिए। फिर सबसे क्लॉज 2 क्या कह रहा है, द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। ठीक है, तो अगर वो रेप के लिए गिल्टी वगैरह है तो ऐसे में भी जो है वाइफ पिटिशन प्रेजेंट कर सकती है। देखो, दैट इन अ सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125, ठीक है, अ डिक्री और ऑर्डर एज द केस में बी हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द हस्बैंड, हस्बैंड के अगेंस्ट पास किया गया है। ठीक है, अवॉर्डिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, नॉट विथस्टैंडिंग दैट शी वाज लिविंग अपार्ट एंड दैट सिंस द पासिंग ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अलग रह रहे थे, क्या रह रहे थे, लेकिन तब से जब से डिग्री वगैरह पास करी गई है मेंटेनेंस की, डिग्री ऑर्डर जो भी कुछ पास किया गया है, कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है और 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। फिर 4th क्लॉज क्या कह रहा है, दैट हर मैरिज वेदर कॉन्ज्यूमेटेड और नॉट कॉन्ज्यूमेटेड का मतलब होता है कि जो भी कुछ फिजिकल रिलेशन होते हैं, भले थे या नहीं थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोलमनाइज्ड बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स। मैरिज कब हुई थी, जब वो 15 साल की नहीं हुई थी, और एंड शी हैज रेप्यूटेटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर्स। मान लीजिए उसके शादी जो है वो 13 साल में हो गई थी, 15 साल से पहले, और 18 साल का होने से पहले, यानी कि जब वो 17 साल की थी, तब अगर वो मैरिज रेप्यूडिएट करना चाहे, कैंसिल करवाना चाहे तो करवा सकती है। ठीक है, फिर 13A में देखो, ऑल्टरनेट रिलीव इन डिवोर्स प्रोसीडिंग कह रहा है, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन अ पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहां पिटिशन लगा रहे हो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, चाह रहे हो कि आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाए, एक्सेप्ट इन सो फार एज द पिटिशन इज फाउंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंशन्ड इन क्लॉजेस 2, 6 and 7 of the subsection 1 of section 13, the court may, if it considers it just to do so, regard to the circumstances of the case, pass instead a decree of judicial separation। कह रहा है कि अगर इन तीनों केसेस में से केस नहीं है तो आपने भले ही डिवोर्स की डिक्री के लिए पिटिशन लगाई हो, लेकिन हम जुडिशियल सेपरेशन पास कर सकते हैं, मतलब कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन पास कर सकती है अगर इन तीनों में से कोई मामला नहीं है। 13B में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बताया गया है, मतलब दोनों आपस में सहमति लेकर के भी डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of a marriage by decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such, और दोनों parties जो है कर सकते हैं, both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized, भले ही पहले आया हो या बाद में आया हो इस एक्ट के, on the ground that they have been living separately, इस ग्राउंड पर कि वो लोग अलग अलग रह रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 साल या 1 साल से ज्यादा, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, वो दोनों लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एंड दैट दे हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व। उन्होंने आपस में एक म्यूचुअल जो है एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं कि मैरिज को खत्म कर देना चाहिए, यही सही है दोनों के लिए। On the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of petition referred to in subsection 1 and not later than 18 months after the said date। 6 से मतलब एक समझ लो कूलिंग पीरियड टाइप का मिलता है, 6 से लेकर के 18 महीने तक का, 18 महीने पूरे नहीं होने चाहिए, 18 महीने तक का मिलता है आफ्टर द सेट डेट। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बाद। इफ द पिटिशन इज नॉट विड्रॉन, इस टाइम पीरियड में अगर पिटिशन को विड्रॉ, देखो कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ भी किया जा सकता है, म्यूचुअल कंसेंट से जब डिवोर्स की बात आती है तो कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ भी किया जा सकता है। क्योंकि मतलब मामला ही ऐसा है कि 6 महीने तो छोड़ो, वो एक दिन भी एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिवोर्स नहीं ग्रांट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कूलिंग पीरियड की बात हो रही है, यहाँ पर कूलिंग पीरियड की बात हो रही है कि भाई थोड़ा सा समय देकर देख लो, अगर चल सकता है तो चला लो। ठीक है, तो अगर ये पिटिशन विड्रॉ नहीं करी गई है इस मीन टाइम में, तो द कोर्ट शैल ऑन बीइंग सैटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एंड मेकिंग, जो भी इंक्वायरी ने करनी है वो, दैट द मैरिज हैज बीन सोलेमनाइज्ड एंड दैट द एवरमेंट
एवर मीन्स इन द पिटिशन आर ट्रू, जो भी कुछ उन्होंने कहा है पिटिशन में वो सब सही है, क्योंकि भाई वापस तो आया नहीं, तो पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स डिक्लेयरिंग द मैरिज। वापस तो आया नहीं का मतलब वापस तो लिया नहीं, टू बी रिजॉल्व विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री। मैरिज को हम बोलेंगे कि आप डिसॉल्व कर लो। इसमें इन्होंने बताया नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसमें इतना याद रखो कि शादी जब आपकी हुई है तो आप तुरंत ही डिवोर्स लेने नहीं जा सकते हो, कम से कम 1 साल का आपको वेट करना पड़ेगा, बस इतना याद रख लो। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट अगर एकदम एक्सेप्शनल हार्डशिप हो जा रहा है रिस्पोंडेंट को, बिल्कुल एकदम वो रह ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे में जो है डिवोर्स तब भी ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 15 में बता रखा है डिवोर्स जो पर्सन होते हैं वो कब दोबारा शादी कर सकते हैं, तो व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स एंड ईदर देयर इज, और जो है कोई अपील की राइट भी नहीं है उस डिक्री के अगेंस्ट, और इफ देयर इज सच, लेकिन और देखो या तो अपील की राइट नहीं है, या फिर राइट तो है और अपील का टाइम एक्सपायर हो चुका है, या फिर अपील करी नहीं गई है, और एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड, लेकिन जो है अपील करी गई थी बट वो जो है उसको डिसमिस कर दिया गया, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर ईदर पार्टी टू द मैरिज टू मैरी अगेन, मतलब डिवोर्स बेसिकली हो जाने के बाद शादी कर सकते हो। ठीक है, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, कह रहा है नॉट विथस्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11, कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैरिज आपकी नल थी वॉइड थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सेक्शन 11 में। एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैज बीन वैलिड, वो बच्चा लेजिटिमेट होता अगर वो मैरिज वैलिड होती तो उसको हम वैलिड मानेंगे, दैट चाइल्ड शैल बी लेजिटिमेट। वेदर सच चाइल्ड इज बॉर्न बिफोर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आया बाद में आया, एंड वेदर और नॉट अ डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैरिज, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस मैरिज को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा लेजिटिमेट ही होगा। ठीक, सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा है, व्हेन वेयर ए डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइडेबल मैरिज के रिस्पेक्ट में जब करी गई है सेक्शन 12 में, एनी चाइल्ड बिगॉटन और कंसीव, बिगॉटन का मतलब है कोख में आ जाना, कंसीव का मतलब है कि कंसीव कर लेना, बच्चा आ गया बाहर। ठीक है, बिफोर द डिक्रीज में, डिग्री होने से पहले, डिग्री आने से पहले, तो वुड हैव बीन लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज इफ एट द डेट ऑफ डिग्री इट हैज बीन डिसॉल्व्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग अनल्ड। ठीक है, तो उसको हम लेजिटिमेट ही बच्चा मानेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग द डिग्री ऑफ नलिटी। भाई डिग्री आने से पहले मान लीजिए नलिटी की डिग्री आने वाली थी, जो भी कुछ होने वाला था, लेकिन तब भी जो है बच्चे को हम लेजिटिमेट ही मानेंगे, इलेजिटिमेट नहीं मानेंगे इन ग्राउंड्स पर, चाहे वॉइड मैरिज हो चाहे वॉइडेबल मैरिज हो, बच्चा लेजिटिमेट ही होता है। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी कॉन्स्ट्रूड, जो भी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में लिखा गया हम उसको नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, एज कन्फरिंग अपॉन एनी चाइल्ड ऑफ अ मैरिज which is null or void, which is null and void, or which is annulled by a decree of nullity under section 12, any rights in or to the property of any person other than the parents। इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि इन बच्चों का, जो ये बच्चे हैं void और voidable marriages से, इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, यानी कि अपने माँ बाप की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर कोई हक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होता है। अदर देन द पेरेंट्स लिखा है ना, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होता है बच्चों का हक। ठीक है, जो माँ बाप ने खुद संपत्ति बनाई है उस पर हक होता है, बाकी किसी चीज पर नहीं होता। सेक्शन नंबर 17 कह रहा है पनिशमेंट ऑफ बाइगामी, एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife, and the provisions of 494 495 IPC यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, बाइगामी के प्रोविजंस है। सेक्शन नंबर 18 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज, कह रहा है एवरी पर्सन हु प्रोक्योर्स द मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी सोलेमनाइज्ड अंडर दिस एक्ट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशंस, आपने कॉन्ट्रवीन किया है थर्ड कंडीशन को, फोर्थ कंडीशन को, फिफ्थ कंडीशन को सेक्शन 5 में, तो पनिश किया जाएगा इन केस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5। रिगरस इंप्रिजनमेंट है 2 साल की, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विद बोथ, और अगर क्लॉज 4 या क्लॉज 5 को किया तो सिंपल इंप्रिजनमेंट है 1 महीने की, जो कि यहाँ पर फाइन 1000 रुपए तक का हो सकता है, और विद बोथ। ठीक, फिर उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में बताया गया सेक्शन 19 में, कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंट, कौन से कोर्ट में पिटिशन लेकर के जाओगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन प्रेजेंट करी जाती है, जिनके लोकल जो है लिमिट्स में हुई हैं ये सारी चीजें। लोकल लिमिट्स में क्या हुआ है, मैरिज सोलेमनाइज करी गई है, रिस्पोंडेंट वहां पर रह रहा था जब प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया गया,
और द जो मैरिज की पार्टीज थी जहाँ पर लास्ट रही हैं वहाँ पर, एंड इन केस द वाइफ इज द पिटिशनर, जहाँ पर पिटिशनर वाइफ है, वेयर शी इज रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, तो जहाँ पर वो रह रही है जब उसने पिटिशन प्रेजेंट करा वहां पर भी जो है केस लाया जा सकता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, द पिटिशनर इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन इन अ केस वेयर द रिस्पोंडेंट इज एट द टाइम रिसाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरीज विद और हैज नॉट बीन हर्ड और एज बीइंग अलाइव फॉर, अच्छा इसमें बेसिकली यहाँ पर ये बता रखा है कि पिटिशनर की जगह पर जो है केस को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अगर जो आपका रिस्पोंडेंट है वो बाहर रह रहा है या फिर 7 साल से जो है उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया है, तो जहां पिटिशनर रह रहा है फिर वहां पर केस को दायर किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 20 में कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशंस के बारे में बताया है, तो इसमें यही बताया है कि ये देखना होगा कि आपको वेरीफाई करना होगा पिटिशंस को, ये देखना होगा कि कोई कोल्यूजन नहीं है, मतलब कि कोई ये जो आपके रिस्पोंडेंट और पिटिशनर है ये आपस में कुछ साठगांठ करके नहीं आए हैं, ये आपको देखना होगा, ठीक है। द स्टेटमेंट कंटेन इन एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी वेरीफाइड बाय द पिटिशनर वेरीफाई करेगा और सम या फिर कोई दूसरा कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसा कि लॉ में बताया गया है। वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट होता है ना ऑर्डर 7 में, उसी तरीके से होता है यहाँ पर भी। एंड मे एट द हियरिंग बी रेफर्ड टू एज एविडेंस, और एज एन एविडेंस को लिया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908, तो सीपीसी का यहाँ पर एप्लीकेशन बताया है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जो और प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए, एंड टू सच रूल्स एज द हाई कोर्ट में, और जो भी कुछ रूल्स हाई कोर्ट बनाएगी उसको भी ध्यान में रखते हुए ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड बाय सीपीसी से रेगुलेट करा जाएगा। यहाँ पर क्या ट्रांसफर पावर टू ट्रांसफर पिटिशंस इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पर ट्रांसफर की बात करी गई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। हाँ ये याद रखना कि कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है, क्योंकि छोटा सा ही हिंदू मैरिज एक्ट है तो उसमें तो ये आपको बस ये याद रखने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशंस अंडर दिस एक्ट, तो सबसेक्शन 1 में ये कह रहा है 21B में, द ट्रायल ऑफ अ पिटिशन अंडर दिस एक्ट सो फार एज इज प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे until its conclusion, जब तक कि मतलब कंक्लूजन नहीं हो जाता ट्रायल का तब तक जो है आपको, जब तक आप जजमेंट पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपको डे टू डे इसका ट्रायल करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि एडजर्नमेंट की जरूरत है तो वो कर सकते हैं, ठीक। एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड एज एक्सपीडियंटली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, एंड एंडेवर शैल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 months। ट्रायल को कंक्लूड कितने दिन में करना है? 6 महीने में, 6 months में करना है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द पिटिशन ऑन द रिस्पोंडेंट, जिस दिन पिटिशन का नोटिस रिस्पोंडेंट को मिला उस दिन से 6 महीने में करना पड़ेगा। एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी हर्ड एज एक्सपीडियंटली एज पॉसिबल, अपील को भी जल्द से जल्द सुनना है, एंडेवर शैल बी मेड, और हियरिंग जो है 3 महीने में, अपील की हियरिंग कितने दिन में कंप्लीट होगी? 3 महीने में कंप्लीट होगी। और ट्रायल, उसका नॉर्मल ट्रायल कब कंक्लूड होगा? 6 महीने में, याद रखना। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताया 21C में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी इनएक्टमेंट टू द कॉन्ट्री, नो डॉक्यूमेंट शैल बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग एट द ट्रायल ऑफ अ पिटिशन अंडर दिस एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड। कह रहा है सिर्फ इस बात पे आप किसी दस्तावेज को मतलब मना नहीं कर सकते, ऐसे इनएडमिसिबल नहीं कर सकते कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो ड्यूली स्टैम्प नहीं था या उसको रो रजिस्टर्ड नहीं था, ये कोई बात नहीं होगी, ठीक। 22 में प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड, बेसिकली ये बताया गया है कि प्रोसीडिंग्स जो भी हैं ये कैमरा में कंडक्ट करने का मतलब है कि ओपन कोर्ट में नहीं होंगी, बंद कमरे में होंगी, मतलब बंद कोर्ट में करा जाएगा, पब्लिक को एक्सेस नहीं होगा, ठीक। कैमरा मतलब रियल कैमरा नहीं लगाते। एंड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट और पब्लिश, कोई भी बंदा प्रिंट और पब्लिश नहीं करेगा इससे रिलेटेड कुछ भी बात, एक्सेप्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो आप प्रिंट कर लो, नहीं तो आप प्रिंट नहीं कर सकते, और पब्लिश विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। प्रीवियस परमिशन जो है कोर्ट की लेनी पड़ेगी अगर आपको प्रिंट या पब्लिश करना है तो। इफ एनी पर्सन प्रिंट्स और पब्लिशेस एनी मैटर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस, अगर आपने ऐसा किया तो फाइन जो है 1000 रुपए तक का हो सकता है, ये याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद 23 में डिक्री इन प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पर इसको एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ना चाहें तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। 23 में रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स के बारे में दे रखा है, तो इन एनी प्रोसीडिंग फॉर डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स द रिस्पोंडेंट मे नॉट ओनली अपोज द रिलीफ सॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ पिटिशनर्स अडल्टरी, क्रूरल्टी और डिजर्शन बट ऑल्सो मेक अ काउंटर क्लेम।
जो रिस्पॉन्डेंट है वो काउंटर क्लेम भी कर सकता है फॉर एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट ऑन दैट ग्राउंड, एंड इफ द पिटिशनर्स अडल्ट्री, क्रूरटी और डिजर्शन इज प्रूव, मान लीजिए प्रूव हो गया, द कोर्ट में गिव टू द रिस्पॉन्डेंट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट, कोई भी रिलीफ तो देंगे, टू विच ही और शी वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही और शी हैड प्रेजेंटेड द पिटिशन सीकिंग सच ग्राउंड। ये कह रहे हैं, मान लीजिए अगर डिजर्शन, एडल्ट्री, क्रूरटी, डिजर्शन वगैरह मान लीजिए कुछ प्रूव हो गया, तो कोर्ट जो है रिस्पोंडेंट को रिलीफ जो भी है इस एक्ट में देंगे उसी तरीके से देंगे जैसे कि अगर उसने पिटिशन लगाई होती तो उसको मिलती। ठीक, जैसे कि अगर उसने पिटिशन लगाई होती तो उसको रिलीफ मिलता, वैसे ही जो है रिलीफ इसको दिया जाएगा। सॉरी, मतलब she had presented a petition seeking such relief on that ground, बेसिकली हम ऐसे मानेंगे कि उसने जो पिटिशन, ऐसे मानेंगे कि उसने पिटिशन प्रेजेंट करी है और वो रिलीफ सॉर्ट कर रही थी, वो रिलीफ चाहती थी, ऐसे हम मानेंगे। ठीक है। 24 इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस पेंडिलिटी के बारे में बात करता है, मतलब कि पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, अभी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं है, अभी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग जब पेंडिंग होती है तो भी जो है मेंटेनेंस को मांगा जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। वही यहाँ पर बताया है कि वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपेयर्स टू द कोर्ट दैट ईदर द वाइफ और द हस्बैंड, वाइफ या हस्बैंड कोई भी, एज द केस में बी, हैड नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट फॉर हर, कुछ इंडिपेंडेंट इनकम है ही नहीं फॉर हर और हिज सपोर्ट एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, और नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं भाई प्रोसीडिंग के और कोई इनकम नहीं है, इट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और ऑफ द हस्बैंड, चाहे जो भी जिस भी पार्टी को चाहिए वो एप्लीकेशन लगाएगा, रिस्पोंडेंट को ऑर्डर किया जाएगा कि पिटिशनर को पे किया जाए द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, जो भी कुछ खर्चा पानी हो रहा है प्रोसीडिंग में वो पे किया जाए, and monthly during the proceedings such sum as having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent it may seem to the court reasonable, और monthly भी कुछ पैसा जो है वो देना होगा जो भी कोर्ट को रीजनेबल लगे, प्रोवाइडेड एट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और हस्बैंड। इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये बताया है कि जब आपने एप्लीकेशन लगाई तब से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर अगर पेंडिंग वाला, अगर पेंडिटी लाइट वाला मेंटेनेंस का कुछ ऑर्डर आना है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, ये बता रहा है, 60 डेज के अंदर अंदर जब एप्लीकेशन लगाई गई है। ठीक है, फ्रॉम द डेट, मतलब जिस दिन से नोटिस दी गई है जिसको भी, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो सबसेक्शन 1 कह रहा है एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, और या फिर एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू, या फिर बाद में, ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पस बाय ईदर द वाइफ और हस्बैंड, चाहे वाइफ ने किया हो चाहे हस्बैंड ने किया हो, एज द केस में भी, ऑर्डर दैट द रिस्पोंडेंट शैल पे टू द एप्लीकेंट फॉर हर और हिज मेंटेनेंस एंड इन सपोर्ट एंड सपोर्ट सच ग्रॉस सम और सच मंथली और पीरियोडिकल सम, या तो पूरा एक साथ दे दो या तो फिर आप मंथली दे रहे हो। देखो, पूरा एक साथ देना मतलब ग्रॉस सम, मंथली देना यानी जनवरी फरवरी अलग अलग करके दे रहे हो, पीरियोडिक का मतलब है कि पहले 6 महीने दिया फिर 6 महीने दिया, ठीक, इस तरीके से दिया, या 3 महीने दिया फिर उसके बाद 2 महीने दिया, इस तरीके से करके दिया, जो भी कुछ है, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, कब तक देना है, जब तक कि सामने वाला बंदा जिंदा है, एज हैविंग रिगार्ड टू द रिस्पोंडेंट्स ओन इनकम, रिस्पोंडेंट की जो खुद की इनकम है, एंड अदर प्रॉपर्टी इफ एनी, द इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड एनी सच पेमेंट में बी सिक्योर्ड इफ नेसेसरी बाय अ चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे तो पैसा नहीं देगा, हमें इसकी जो है रिस्पोंडेंट की प्रॉपर्टी पर, एक सेकेंड, नहीं, it may seem to the court to be just and any such payment may be secured if necessary by a charge on the immovable property, respondent की immovable property पर charge create करके भी secure किया जा सकता है, ठीक है, उस particular payment को secure किया जा सकता है charge, ये respondent के उस पर बोल रहा है, petitioner के उस पर नहीं बोल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक। subsection 2 ये कह रहा है if the court is satisfied that there is a change in circumstance, मान लीजिए alteration and allowance होता है ना, section number 127 CRPC याद आ रहा होगा, वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर मान लीजिए कुछ circumstances में change of either party at any time after it has made an order under subsection 1, it may at the instance of either party vary, modify or rescind any such order। मान लीजिए पत्नी को मेंटेनेंस देने की बात हुई थी, मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपये महीना वो दे रहे थे 10,000 रुपये, लेकिन अब मान लीजिए पत्नी की तबीयत एकदम से खराब हो गई, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल में डेली का खर्चा आ रहा है, और तो फिर वो जो वाइफ है वो लगा सकती है पिटिशन की, भाई एप्लीकेशन मतलब बेसिकली लगा सकती है कि हमें 10,000 नहीं 20,000 की ज़रूरत है, वो सब प्रूफ जो है उसे करना पड़ेगा क्योंकि वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, पहली बात तो ये। और
यहाँ पर मान लीजिए कि पत्नी की कहीं बहुत अच्छी नौकरी लग गई, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रही है और पति जो है वो 20-25 हज़ार रुपये ही महीना कमा रहा है, तो फिर मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली ये कहा जाएगा। तो रेस्काइंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हस्बैंड एप्लीकेशन लगाए तो कैंसिल किया जा सकता है, हालांकि उसके बहुत सारे विवाद होते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, तब मतलब कोर्ट में बहस होती है, उसके बाद ही ये सारी चीजें डिसाइड होती है, लेकिन कैंसिल अगर चाहे तो करवाया जा सकता है, रेस्काइंड कराया जा सकता है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 कह रहा है इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज रीमैरिड दोबारा दूसरी शादी कर लिया, इफ सच पार्टी इज वाइफ, और अगर वो पार्टी वाइफ है जिसने दोबारा शादी करी है, दैट शी हैज नॉट रीमैरिड चेस्ट, ठीक है। और इफ सच पार्टी इज द हस्बैंड, और अगर हस्बैंड है, दैट ही हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन आउटसाइड द वेडलॉक, मतलब बाहर जो है उसका किसी दूसरी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो इट में एट द इंस्टेंस ऑफ द अदर पार्टी वेरी करा जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, रेस्काइंड करा जा सकता है एनी सच ऑर्डर, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर आया है उसको, ठीक है। शी हैज नॉट रिमेन चेस्ट का मतलब है कि उसको जो है कैरेक्टरलेस हो गई, बेसिकली यहाँ पर अनचेस्ट हो गई है वो महिला, ठीक। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है 26 में, यहाँ पर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम पास सच इंटरिम ऑर्डर्स, पास करेगा कोर्ट एंड मेक सच प्रोविजंस इन द डिक्री as it may deem fit just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children consistently with their wishes wherever possible, and may after the decree upon application by petition for the purpose make from time to time all such orders। तो यहाँ पर कस्टडी के बारे में बताया गया, एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, बस याद रखना कि कहाँ पर कस्टडी दे रखा है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ यही पूछा जाता है कि मेंटेनेंस जो है दिया क्यों जाता है, तो एजुकेशन वगैरह के लिए दिया जाता है माइनर चिल्ड्रन के, और ये डिस्पोज ऑफ होना चाहिए 60 दिन के अंदर अंदर, ये याद रखना। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, तो इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द कोर्ट में मेक सच प्रोविजंस इन द डिक्री एज इट डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड और एट और अबाउट द टाइम ऑफ द मैरिज विच मे बिलोंग जॉइंटली टू द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसको डिस्पोज किस तरीके से किया जाएगा ये जो है कोर्ट डिसाइड करेगी, अगर वो प्रॉपर्टी जो है जॉइंटली हस्बैंड और वाइफ की थी तो। फिर 28 में अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर, तो ऑल डिक्रीज मेड बाय द कोर्ट इन any proceeding under this act subject to the provisions of subsection 3 be appealable, इसको ध्यान रखते हुए appealable होगी as decrees of the court appealable होंगी, and every such appeal shall lie to the court to which appeals ordinary lie, और अपील हर वहां पे लाई करेगी जहां पे अपील ऑर्डिनरी लाई करती है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सबसेक्शन 2 कह रहा है ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 25 और 26 शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 बी अपीलेबल, वो अपीलेबल होंगे इफ दे आर नॉट इंटरिम ऑर्डर्स, अगर वो इंटरिम ऑर्डर्स नहीं है तो इंटरिम ऑर्डर्स क्योंकि प्रोसीडिंग्स के बीच में आते तो आप उसमें एकदम से अपील नहीं कर सकते, अगर वो इंटरिम ऑर्डर्स नहीं है तो अपीलेबल होंगे, एंड एवरी सच अपील शैल लाई टू द कोर्ट, उस कोर्ट पर लाई करेगी जहां पर अपील ऑर्डिनरी लाई करती है। सबसेक्शन 3 कह रहा है देयर शैल बी नो अपील अंडर दिस सेक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ओनली, अगर सिर्फ कॉस्ट जो है पे करने को बोला गया है तो उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते। सबसेक्शन 4 में बताया गया एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, अपील का टाइम 90 दिन का है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर, 90 डेज का है, ठीक है। 28A में एनफोर्समेंट बता रखा है ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स, तो ऑल डिक्रीज एंड ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी एनफोर्स्ड इन द लाइक मैनर एज द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन, मतलब उसका जो है उसी तरीके से एनफोर्स किया जाएगा जैसे कि एक ऐसे कोर्ट ने वो डिक्री ऑर्डर पारित किया है, एक ऐसे कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पारित किया जिसके पास ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन है, ठीक है। यहाँ पर सेविंग्स एंड रिपील्स के बारे में बता रखा है, इसको आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। तो ये था आपका हिंदू मैरिज एक्ट, उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या इसके हम लोगों ने वो पढ़े, क्या बोलते हैं ये सब, टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ चाहे तो बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ सब कुछ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो मैंने करी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और जिससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ जो एकदम डेड एरिया है वहाँ वो चीज़ मैंने टच नहीं करी है, वो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, सेक्शंस बस याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ इसमें इतना कुछ पढ़ने लायक नहीं है, आपका मन करे इच्छा करे तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।